लोग जानते हैं चरक के बारे में। तो देखिए, चरक संहिता में हम क्यों पढ़ते हैं चरक संहिता? जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे तो आप लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स देखे होंगे, लाइक पदार्थ विज्ञान हो गया, रचना शरीर हो गया और उसमें एक सब्जेक्ट था अष्टांग हृदयम। तो फर्स्ट ईयर में आपने अष्टांग हृदय पे काफ़ी ध्यान दिया था, चीज़ों को समझा था। यानी अष्टांग हृदय क्या थी? एक तरीके से हमारी संहिता थी। संहिता मतलब एक तरीके से जो सीधे-सीधे आचार्य या जो मूल ग्रंथ है, यानी जो बेसिक बुक्स होती हैं, उनको अपन संहिता बोलते हैं। जैसे रचना शरीर है, तो रचना शरीर जब आप पढ़ते होंगे उसमें देखते होंगे काफ़ी सारे जो श्लोक होते हैं भागवत के होते हैं, काफ़ी सारे सुश्रुत के होते हैं, काफ़ी सारे चरक के होते हैं, लेकिन रचना शरीर का अपना कोई श्लोक नहीं है, यानी वो खुद में एक सब्जेक्ट है। उसके अंदर काफ़ी सारे आचार्यों के श्लोक, काफ़ी सारे आचार्यों की बात कही गई है। जबकि जो चरक है, चरक के अंदर चरक की बात कही गई है। सुश्रुत के अंदर सुश्रुत की बात कही गई है। वो बात अलग है, विमर्श में और रेफरेंस मिल जाते हैं, लेकिन चरक का मतलब क्या है? यानी कि जो आचार्य चरक ने बोला वो चरक के अंदर है। सुश्रुत में क्या है? जो आचार्य सुश्रुत का मत था। भागवत में क्या है? जो आचार्य भागवत का मत था। यानी जिस आचार्य का जो मत था, सोचने का तरीका था, वो उस किताब के अंदर आ गया और हम उन किताबों को पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए इनकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है पीजी में, जब अपन पीजी करने जाते हैं, पेपर देते हैं, तो 90% या कह सकते हैं मोर देन 80% जो सिलेबस होता है, वो आपका मात्र इन किताबों से, इन संहिताओं से आता है। लाइक सुश्रुत हो गई, चरक हो गई, भागवत हो गई, काश्यप हो गई। इन चरक संहिता मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट ईयर में आपने भागवत पढ़ ली, अष्टांग पढ़ ली, सेकंड ईयर में आप चरक पूर्वार्ध पढ़ रहे हैं, थर्ड में चरक उत्तरार्ध पढ़ेंगे, फाइनल में सुश्रुत पढ़ेंगे। कुल मिला के जो संहिता होती है, एक-एक साल में आप पढ़ते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आप खुद देखेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पदार्थ विज्ञान पढ़ा, पदार्थ विज्ञान कुछ नहीं था, चरक संहिता का एक छोटा रूप था। क्या था? एक छोटा रूप था। जैसे अपन एमबीबीएस करते हैं तो क्या होता है, हम मॉडर्न मॉडर्न जब पढ़ते हैं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, चीजों को समझना होता है। उसी तरीके चरक संहिता हमको ये सिखाती है कि कैसे पेशेंट का एग्जामिनेशन करें। जैसे आपने सुना होगा दर्शन प्रश्नम स्पर्शनम, क्या होती है? त्रिविध परीक्षा होती है, त्रिविध परीक्षा स्मृता। हमारे आचार्य चरक ने बोला है। यानी सबसे पहले आप इंस्पेक्शन करोगे, दर्शन करोगे, फिर प्रश्न क्वेश्चनिंग करोगे, फिर स्पर्शन यानी टच करोगे उसको। यानी पेशेंट को सबसे पहले क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे, देखोगे, फिर क्या करोगे? उससे क्वेश्चनिंग करोगे कि क्या खाया था, क्या बात हो गई, क्या तकलीफ है, क्या तुमको सिम्पटम्स आ रहे हैं, ये पेशेंट बताएगा। फिर तीसरा क्या कहते हैं, उसको टच करके देखोगे क्या बात हो रही है, कहीं उसकी स्किन रफ तो नहीं है, कहीं क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं फ्लूइड तो नहीं भर गया, कहीं गैस तो नहीं बन गई, या कहीं उसकी जो स्किन है वो ज़्यादा हॉट तो नहीं हो रही। ये सब बात आपको टच करके पता चलती है। यानी हमारे आचार्य चरक ने इनडायरेक्टली आपको ये बता दिया कैसे आपको पेशेंट से एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। जब आप थर्ड ईयर में जाएँगे चरक चिकित्सा पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी व्याधियों में कौन-कौन सी आप प्रिपरेशन दे सकती हैं। ये भी हमारे आचार्य चरक ने बताया है। यानी चरक संहिता कुछ नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हैं मूल ग्रंथ है, जो हमको चिकित्सा से लेके उसके निदान यानी व्याधि के कारण क्या है, यानी जो डिसीज़ है, उसकी जनरेशन के क्या कारण है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इन सबको बताती है। प्लस कैसे उसको आप रिज़ॉल्व करोगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करोगे, ये भी हमारी चरक संहिता बताती है। तो आज हम इम्पोर्टेंट करें स्टार्ट करेंगे चरक संहिता। देखिए बुक से पढ़ाने का क्या मोटिव है मेरा? देखिए हम बुक से तो पढ़ेंगे ही, साथ में जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको मैंने पेजेज़ की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। जैसे कोई चीज़ अगर टिपिकल पड़ रही है आपके लिए, तो मैंने क्या करा उसको नोट्स बना के उसको बीच-बीच में ऐड कर दिया है। तो जिससे क्या हो हमारी बुक भी कंप्लीट होती रहे, नोट्स भी कंप्लीट होता रहे। अगर अब मैं सिर्फ अभी आपको नोट्स से पढ़ाऊँगा तो मेरे लिए आसान पड़ेगा नोट्स से पढ़ाना, लेकिन उससे आपको कठिनाई होगी। आपको क्या कठिनाई होगी? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोटबुक से समझ में आ जाती है, नोट्स से समझ में आ जाती है, लेकिन बुक से समझ नहीं आती। और चरक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि जब तक मैं इसके एक-एक पैराग्राफ को नहीं समझा दूँगा, आपको इसके एक-एक विमर्श में जो इम्पोर्टेंट बात है वो नहीं बता दूँगा, जब तक इसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो अपन स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या रहेगा डेली मैं आपको 1-1 2-2 श्लोक दिया करूँगा। बस आपको उसको पढ़ के आ जाना है। आपको ये लोड नहीं लेना कि इतनी सारी इतनी मोटी किताब है, कैसे करेंगे हम, कैसे नहीं करेंगे। आपकी आसानी से पूरी किताब हो जाएगी। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं, किसी भी मीडियम से मतलब नहीं करता, मतलब रखता है आपको बात समझ में आएगी, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को। समझते हैं पहली चीज़ क्या बात है। आपके सामने बुक दे रखी है चरक संहिता, रेड कलर की आपको एक इसका कवर दे रखा है। तो आपको पहला दिख रहा होगा, इसके राइटर का नाम दैट इज़ आपके पंडित काशीनाथ पांडे। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है पंडित काशीनाथ पांडे की जो किताब है काफ़ी फेमस है, काफ़ी चलती है। पीजी में क्या कहते हैं हम इसको बुक को प्रेफ़र करते हैं। जितनी भी कोचिंग्स हैं, उन सब में इसी बुक को रेफरेंस मान के पढ़ाया जाता है। तो हम इसी किताब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बीच-बीच में जो भी कठिनाई होगी, उसको अपन नोट्स की फॉर्म में जो मैंने बनाए हैं, बीच में इंसर्ट करे हैं, उससे भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पेज आता है, देखिए तो पहला चैप्टर है इसका अध्याय 1 दीर्घन जीवितीयम अध्याय। दीर्घन, दीर्घ मतलब लंबा, जीवितीयम यानी जीवन, जिसमें लंबे जीवन की, लंबी आयु की कामना की बात की गई है। दैट इज़ दीर्घन जीवितीयम अध्याय। जब आपने अष्टांग हृदयम का पहला चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम क्या था? आयुष्कामी अध्याय। यानी आपने जब आप फर्स्ट ईयर में थे, आपने आयुष्कामी अध्याय पढ़ा, यानी आयु की कामना करने वाला अध्याय। यानी ऐसा अध्याय जिसमें ये बताया जाए कि कैसे आप अपनी आयु को प्रिजर्व कर सकते हैं।
कैसे आप अपनी आयु को बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे पहला श्लोक था उसका आयुर्वेद का प्रयोजनम, आयु कामयमाने धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विदेहि परमात्रम, यानी धर्म अर्थ काम इनका साधन क्या है, आयु है। और अगर आपको आयु चाहिए तो उसके लिए आपको आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर, उनका परम आदर मतलब उनको अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज आयुर्वेद का प्रयोजनम अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत। हमारे आचार्य चरक ने क्या प्रयोजन दिया है, प्रयोजनम चा स्वास्थ्य रक्षण मात्र सरकार प्रश्नम चा, ये हमारे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आयुर्वेद का प्रयोजन है। इससे पहले जो बताया वो आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग प्रयोजन है। तो ये सब बातें धीरे-धीरे याद होती जाएँगी। तो देखिए सबसे पहले हमने पीजी पॉइंट से क्या बात करी कि चैप्टर का नाम क्या है, तो थोड़ा-सा मैं इस पे ओवरराइड करूँगा। देखिए, तो हमने सबसे पहले चैप्टर का नाम पता कर लिया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सुश्रुत जो है, सुश्रुत का चैप्टर उनका नाम क्या है, वेदोत्पत्ति। क्या नाम है? वेदोत्पत्ति। अष्टांग हृदय के चैप्टर का नाम क्या है पहला? आयुष्कामी अध्याय। यानी अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय का नाम क्या है, पहले चैप्टर का नाम क्या है? तो आप क्या बताएँगे? वेदोत्पत्ति अध्याय। अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह का नाम क्या है? आयुष्कामी अध्याय। चरक के अध्याय 1 का नाम क्या है? दीर्घ जीवितम अध्याय। तो पहली चीज़ क्लियर, ये ऊपर त्रिसूत्र त्रिस्कंध लिख रहा है, अब इस पे नहीं जाना है, इसके लिए मैंने आपको स्पेशल नोट्स दूँगा। स्पेशल आपको कहते हैं पेज पे लिख रहा है एक जगह सारी चीजें, जो जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा आपको, यानी जो भी जरूरत होगी आपकी टेबल आपकी डेस्क पर खुद पहुंच जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस टाइम सब बच्चों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर होना चाहिए। कोई भी ये नहीं बुक पर लिख रहा है, कॉपी पर लिख रहा है, सब कुछ आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। किसी कोई क्लास मिस हो जाती है, ऐप पर मिल जाएगी। सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है इस बार, पूरी क्या कहते हैं हम सारे माल मसाले के साथ इस बार आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो आप किसी प्रकार से टेंशन मत लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग क्लास छूट रही है या नोट्स हम क्लास में लिखते चलिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए, नीचे आप देख रहे होंगे 3 प्रकार की ऐषणा बताई गई। सर व्हाट इज ऐषणा? देखिए ऐषणा का मतलब होता है डिजायर, इच्छा। हर कोई व्यक्ति को इच्छा होती है, एक इच्छा होती है, जैसे किसी की इच्छा होती है कि मुझे को पैसा चाहिए, किसी की इच्छा होती है कि मुझे घूमने जाना है, किसी की इच्छा होती है मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये फ़ोन चाहिए। हर किसी की अपनी-अपनी इच्छाएँ, डिजायर्स होती हैं। तो बेसिक डिजायर की बात करें कि हर ह्यूमन बीइंग की, हर इंसान की क्या इच्छाएँ होती हैं? तो 3 इच्छाएँ कौन-कौन सी? पहली प्राण ऐषणा, नीचे लिख रहा है देखिए, पहली प्राणेषणा, दूसरी धनेषणा, तीसरी परलोकेषणा। कौन-कौन सी? प्राण, धन, परलोक। कौन-कौन सी? प्राण, धन, परलोक। सर नाम कैसे याद होंगे? देखिए नाम मैं याद कराता हूँ। प्राण को क्या लिखोगे? पी। क्या याद करोगे? पी। धन के लिए डी और परलोक के लिए पी। क्या याद करोगे? पीडीपी। आपको क्या याद करना है? पीडीपी आपको याद करना है। क्या याद करना है? पीडीपी आपको याद करना है। पी से प्राण, डी से धन, पी से परलोक। प्राणेषणा, सबसे पहले व्यक्ति की ऐषणा क्या होती है? प्राणेषणा मतलब उसके जो प्राण है वो बने रहे। हर कोई व्यक्ति सबसे पहले क्या चाहता है कि जो मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है, ये ऐसे ही चलता रहे, मेरे प्राण बने रहे, मुझे लंबी आयु की प्राप्ति हो। आप भी यही चाहते होंगे, क्या मैं कुछ ना हूँ, अपनी तरीके से अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को व्यतीत करें। नंबर 2 धनेषणा। नंबर 2 पे क्या चाहते हो? चलो हमारे पास जीवन तो है लेकिन हमारे पास पैसा भी तो होना चाहिए। अगर आपके पास जीवन है लेकिन खाने को पैसा नहीं है, आप रोटी नहीं खा पा रहे या आपका मन कर रहा है वो चीज़ नहीं खा पा रहे तो आपको दुःख होगा। यानी हर कोई व्यक्ति पहले क्या चाहता है, मुझे जीवित रहूँ मैं, मेरा जीवन बना रहे। दूसरा, मेरे पास पैसा हो जिससे मैं सांसारिक वस्तुओं का जितनी भी सारी थिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उनका मैं बेनिफिट ले पाऊँ, सारी चीज़ों को एन्जॉय कर पाऊँ, लाइफ को एन्जॉय कर पाऊँ। नंबर 3 परलोक। अब क्या चाहता है व्यक्ति, बहुत लालची होता है, व्यक्ति कहता है मुझको यहाँ भी खुश रहना है और ऊपर भी खुश रहना है। आप सब क्या कहते हैं? मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। आप में से कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे नर्क चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? मुझे स्वर्ग चाहिए। यानी सबसे पहले आपने क्या बोला? मुझे लंबी आयु चाहिए। फिर आपने क्या बोला? लंबी आयु जीने के लिए पैसा चाहिए। फिर क्या बोला? जब मैं मर जाऊँ तो मुझे ऊपर स्वर्ग चाहिए। यानी हम कितने लालची हैं? पहले हमने बोला जीवन दे दो, फिर क्या बोला? धन दे दो, फिर क्या बोला? हमें स्वर्ग दे दो। यानी क्या कहते हैं? पहले प्राण दे दो, जीवन दे दो, फिर धन दे दो, फिर स्वर्ग दे दो। ठीक है? तो आप याद करोगे ऐसे ही? क्या कहते हैं चीज़ों को समझ के? आपको एक समय बाद आयुर्वेद में इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगा, इतना इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आप यकीन मानिए चरक को दिन रात पढ़ेंगे और जिसको चरक में एक बार इंटरेस्ट आ गया, उसको यकीन मानिए पीजी बिना रुके क्लियर हो जाता है। चरक हमारे एक मूल ग्रंथ है। चरक संहिता अपने आप में एक कह सकते हैं माई बाप है। आयुर्वेद की हनुमान चालीसा है या आयुर्वेद की बाइबल है या कुरान है। एक तरीके से ऐसा मूल ग्रंथ है चरक संहिता। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक? तो चलिए हमने 3 ऐषणा की बात कर ली, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा, तीनों मैंने आपको समझा दी। अब हम बात करेंगे, चलिए अब नीचे बात करेंगे। देखिए नीचे एक चीज़ मैंने और हाइलाइटेड कर रखी है। देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको भी थोड़ा क्या कहते हैं कलरफुल लगे पीडीएफ। देखिए सतयुग, सबसे पहले कौन-सा है? सतयुग। सतयुग में आयु कितनी बताई गई है? 400। यानी सतयुग के ऊपर लिख देता हूँ, सतयुग में कितनी है? 400। फिर दूसरा कौन-सा है? त्रेता युग। त्रेता युग में कितनी है? 300। फिर कौन-सा है? द्वापर युग। द्वापर युग में कितनी है? 200 और लास्ट में आ गया कलयुग। तो कलयुग में कितनी है? 100। अब देखिए इसको कोई याद करना पड़ेगा।
टी से क्या हो गया 3, टी से क्या हो गया 3, और टी से क्या हो गया 300, डी से क्या हो गया 2, और इधर क्या हो गया 200। यानी अगर आपने बीच के दो याद कर दिए तो ऊपर करना, ऊपर 100 ऐड कर देना है, नीचे 100 माइनस कर देना है। यदि यदि आपने बीच वाले दो याद कर ले कि त्रेता से 300 है और क्या कहते हैं द्वापर से 2 है, तो ऊपर 100 ऐड कर दो, नीचे 100 माइनस कर दो, क्योंकि हर युग में आयु का ओनली 100 का गैप आ रहा है। यानी अगर ऊपर 400 है तो उसमें से 100 कम कर दो, नीचे 300। अगर नीचे 100 है तो ऊपर ले जाना है तो 200 बढ़ा दो, यानी 100 बढ़ा दो 200 कर दो। यानी अगर ऊपर जाओगे तो 100 बढ़ाते जाओगे और नीचे आओगे तो 100 घटाते जाओगे। यानी डिफरेंस कितने का है 100 का है। सर इनके नाम कैसे याद होंगे, इनका सीक्वेंस कैसे याद होगा? तो एक ट्रिक है, सत्य तेरे द्वार पर कलयुग खड़ा, सत्य तेरे द्वार पर कलयुग खड़ा। यानी आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है क्या, सत्य तेरे द्वार पर कलयुग खड़ा, सत्य से 400, तेरे से त्रेता यानी 300, द्वार मतलब क्या कहते हैं द्वापर पे मतलब द्वापर हो गया, द्वार पर मतलब द्वापर दैट इज 200 या 200, कलयुग मतलब 100 हो गया। ठीक है, चलिए तो है देखिए अगले पेज में काफी सारी बातें आई हैं, ऊपर लिख रहा है त्रिवर्ग क्या होता है, ये क्या होता है। इन सबको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझा देता हूं, यानी आपके सूत्र स्थान में कितने चैप्टर हैं, किस तरीके से उनका डिवाइडेशन है, ये बातें बता देता हूं। देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर मेरा क्या कहते हैं एक तरीके से मैंने पेज डिजाइन किया है, जहां जहां भी मुझे लगेगी कि आपको चैप्टर्स के नेम की या किसी भी नोट्स की आवश्यकता है, मैं उसको बीच बीच में पीडीएफ में इसी तरीके से अच्छी तरीके से साफ साफ राइटिंग में इंसर्ट कर दूंगा, जिससे आपको पढ़ने मजा आए। और आपको भी सेम टू सेम यही करना है, इन पेजेस को क्या करना है अपनी कॉपी पे उतारना है और उन पेजेस को फाड़ करके कट आउट कर करके अपनी बुक में पेस्ट कर देना। यानी एक तरीके से अभी से आपकी मिनी पीजी की प्रिपरेशन होती जा रही है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्लास से निकल सीधा आपको पीडीएफ ओपन करना है, पीडीएफ आपका हैंड टू हैंड हमारा ऐप पे अपलोडेड है, जो अभी तो चैप्टर 1 का पीडीएफ सब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो बच्चे कहते हैं अगर आपके दोस्त जुड़ना चाहे आप उनको हमारे ऐप पे इनवाइट कर सकते हैं बीइंग डॉक्टर नाम से। दूसरा क्या कहते हैं आपको क्या करना है, डेली टू डेली क्या काम रहेगा आपका, सबसे पहले आपको करना है पीडीएफ ओपन करना है, पीडीएफ में जो भी बात एक्स्ट्रा लिख रही है उसको अपनी बुक में उतारना है, और जो भी नोट्स है जो भी पेज है उसको अपनी नोटबुक में पेज पर लिखना है, उसको कट आउट कर करके अपनी बुक में पेस्ट ऑन कर देना है। जिससे क्या रहेगा, सिर्फ आपको ये नहीं सारी चीज एक जगह हो जाएंगी, ये नहीं कॉपी अलग है किताब अलग है दोनों को पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको सारी चीजों को एक जगह अरेंज करना है। ठीक है, जो कुछ भी नहीं आए आपको मुझसे पूछना है, व्हाट्सएप पे हमारा अलग ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा डिस्कशन हो जाएगा। उसके अलावा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई बड़ा डाउट होगा अच्छा डाउट होगा जो मुझे क्लास में बताना है तो मैं क्लास में बता दूंगा आपको। उसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर फ्री होंगे तो आपकी कॉल रिसीव कर लूंगा, नहीं तो जब मैं अरे सॉरी जब मैं फ्री हूँ तो आपको कॉल बैक कर लूंगा। चलिए अपन बात करते हैं चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैंने बताया था पहला जो स्थान है डेट इज सूत्र स्थान। तो देखिए चरक संहिता में टोटल 8 स्थान होते हैं। चरक पूर्वाद और उत्तराद देखिए दो भागों में किताब हम पढ़ते हैं, पहली किताब है चरक पूर्वाद जो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसमें 5 स्थान है, कौन कौन से, तो देखिए थोड़ा बताता हूँ आपको। पहला स्थान का नाम है सूत्र स्थान, क्या नाम है सूत्र स्थान। दूसरा कौन सा है इंपोर्टेंट निदान, क्या इंपोर्टेंट है निदान। तीसरा कौन सा है विमान, विमान के बाद कौन सा है शारीर, और शारीर के बाद कौन सा है इंद्रिय। ठीक है, यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो कुछ इस तरीके से हमारे 5 स्थान है। तो पहला कौन सा है सूत्र स्थान है, पहला कौन सा है सूत्र है, दूसरा निदान है, फिर आखिरी के ये 3 है जो हमारे सेकंड ईयर में है। थर्ड ईयर में बात करोगे, थर्ड ईयर में कौन कौन से हैं 3, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अभी टाइम लग रहा है लेकिन धीरे धीरे हम थोड़ी स्पीड कैच कर लेंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक इसलिए मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। पहला है चिकित्सा स्थान, थर्ड ईयर की बात हो रही है यहाँ। फिर कौन सा है सिद्धि है, और थर्ड कौन सा है कल्प स्थान है। ठीक है, तो ये सेकंड ईयर की बातें इधर वाली, और इधर वाली थर्ड ईयर की बातें हैं। तो फिलहाल मुझे थर्ड ईयर से मतलब नहीं है, फिलहाल मुझे थर्ड ईयर से मतलब नहीं है, फिलहाल मुझे आपके सेकंड ईयर से मतलब है, और फिलहाल मुझे इन स्थान में सूत्र स्थान पढ़ाना है, तो सबसे पहले मुझे सूत्र स्थान से मतलब है। मैं आपको इतना बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो दो स्थान है डेट इज पहला और दूसरा, यानी सूत्र और निधान, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूत्र और निधान स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही है, समझने के यही है। लास्ट के 3 तो बस आपकी जो मानिए बस रटने के हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा जितना बताऊंगा आपको उतना पढ़ना है। टिक मैं आपको सब करवाऊंगा किताब में, उसके अलावा आपको किताब में कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कोई इसके अलावा मेरे नोट्स के अलावा आपको किसी नोट्स की आवश्यकता नहीं है, मेरे जितना बता दूंगा इसके अलावा कोई यूट्यूब वीडियोस या किसी भी अन्य प्रकार की वीडियोस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं सूत्र स्थान की।
चलिए सूत्र स्थान की बात करते हैं अपन। देखिए सूत्र स्थान, चलिए सबसे पहले ना किताब के बारे में बताया, किताब 2 भाग में वो बता दिया, कौन-कौन से स्थान है ये बता दिया। अब मैं सूत्र स्थान पे आ गया। सूत्र स्थान में कितने चैप्टर्स हैं आपको नाम याद करना है, 30 चैप्टर्स। कितने हैं? 30। नाम याद क्यों करना है, मैंने क्यों ये बात बोली? चैप्टर्स के अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कौन सा टॉपिक कहां से है। फॉर एग्जांपल पीजी में क्वेश्चन आ जाता है कि सदव्रत का वर्णन कहां पर है, स्वस्थ व्रत का वर्णन कहां पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन चीजों का वर्णन या इन चीजों के बारे में किस अध्याय में, किस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो कैसे पता पड़ेगी? उसके लिए आपको चैप्टर्स के नाम पता होने चाहिए। अगर ये बताओ, अगर मुझे आप में से किसी को नाम नहीं पता और मुझे आपको किसी इंडिविजुअल को कॉल कर रही हूँ, कैसे बुलाऊंगा? देखिए आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो कोई आप में से एक चीज कॉमन क्या है, जैसे अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी एक बच्चे को बुलाना है, रोहित को बुलाना है या राघव को बुलाना है, अगर मुझे नाम पता होगा तो उसको डायरेक्टली बुला लूंगा। लेकिन अगर मुझे नाम पता नहीं हो तो मैं उसको कैसे बुलाऊंगा? ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना? अगर उसी तरीके से सेम रेफरेंस में अगर आपको चैप्टर का नाम नहीं पता होगा, तो उस चैप्टर को आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? उसके अंदर के टॉपिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो घबराना नहीं है कि इतने सारे नाम हो जाएँगे, नामों को ईज़िली याद हो जाएँगे। कैसे याद होंगे? एक-एक चैप्टर्स को पढ़ते जाएँगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको दीर्घ जीवत्यम अध्याय पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दीर्घ जीवत्यम का नाम याद हो जाएगा। क्यों? कंटीन्यूअसली 4 या 5 दिन में इस नाम को डेली बोलूँगा, दीर्घ जीवत्यम, तो ये नाम आपको याद हो जाएगा। तो आपको पहले मैंने अभी चतुष्क याद करा देता हूँ। देखिए तो टोटल सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स हैं, तो 30 चैप्टर्स का डिवाइडेशन किस तरीके से कहा गया है देखिए। तो देखिए यहाँ पर नीचे देखते हैं दैट इज 7 चतुष्क हैं और 1 संग्रहद्वय है। चतुष्क का मतलब क्या होता है? 4। चतुष्क का मतलब 4 होता है। 7 मतलब 7 हो गया, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यानी 28 चैप्टर, 28 चैप्टर 7 की फॉर्म में है, यानी 7 चैप्टर एक तरीके से कह सकते हैं 7 चतुष्क है और एक चतुष्क के अंदर 4 हैं, तो 7 के अंदर कितने होंगे? 28। जाहिर सी बात है, फोर की टेबल सबको पता है कि अगर एक चतुष्क के अंदर 4 चैप्टर है तो 7 के अंदर कितने होंगे? 28 होंगे, 28 होंगे। संग्रह द्वय, द्वय का मतलब 2, तो 28 प्लस 2 कितना हो जाता है? 30, यानी आपके 30 चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? 7 चतुष्क है, 7 चतुष्क है, 28 चैप्टर इस तरीके से आ जाते हैं और एक संग्रह द्वय है जिसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे 30 चैप्टर्स की बात होती है। तो देखिए आगे भी ये नाम दे रखे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूँ उसके नाम। देखिए याद की एक बड़ी अच्छी सी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है, तो इस ट्रिक को मैं आपको समझा देता हूँ, याद करा देता हूँ उस ट्रिक को। देखिए क्या होता है, भेषज, सबसे पहले एक टर्म आया भेषज। भेषज को आपको पता चला, भेषज ये दो शब्दों से मिलकर बना है। भेषज मतलब ऐसी वस्तु जो भय को दूर करे। किसके भय को? रोग के भय को, यानी जो रोग के भय को दूर करे, डेट इज भेषज। यानी ऐसी वस्तु जो आपको डिसीज फ्री रखे, डेट इज भेषज। ऐसी वस्तु जो क्या कहते हैं आपके शरीर को स्वस्थ रखे, डेट इज भेषज। तो भेषज क्या है? जो रोग को दूर कर रही है, डेट इज भेषज। तो हमने क्या करा? भेषज का सेवन करा। क्या करा हमने? भेषज का सेवन करा। जब हमने भेषज का सेवन करा तो क्या हो गए? हम हेल्दी हो गए, यानी स्वस्थ हो गए। लेकिन जब हम स्वस्थ हो गए तो क्या होता है, अक्सर देखा होगा, जब लोग हेल्दी हो जाते हैं दवाई लेना बंद कर देती हैं और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना बंद कर देती हैं। यानी पहले हमने दवाई खाई, हम ठीक हो गए, हम स्वस्थ हो गए, लेकिन फिर हमने रूल्स को फॉलो नहीं करा, यानी निर्देश नहीं माने। जब हमने निर्देश नहीं माने तो क्या होगा? निर्देश किसने नहीं माने? कल्पना नाम की लड़की थी, उसने निर्देश नहीं माने। सबसे पहले ठीक थे, हम भैंसज खाई, हम ठीक हो गए, डेट इज स्वस्थ। फिर क्या हुआ? हमने रूल्स नहीं माने, डेट इज निर्देश नहीं माने। किसने नहीं माने? कल्पना नाम की लड़की ने नहीं माने। जब वो रूल्स नहीं मांगी तो क्या होगी? बीमार पड़ जाएगी, तो बीमार पड़ गई। रोग हो गया, बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने क्या कही? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, मैं पूरी प्लानिंग करता हूँ, पूरी योजना बनाता हूँ। डेट इज योजना चतुष्क। योजना किसकी? तुम्हारा डाइट प्लान बनाता हूँ, तुम्हारे खाने की पूरी प्लानिंग करता हूँ, डेट इज अन्नपान। तो आपको बड़े अच्छी तरीके से नाम याद हो गए होंगे। पहला क्या था? हमने दवाई ली, भेषज लिया, तो हम हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए, तो दूसरा स्वास्थ्य चतुष्क हो गया। फिर हमने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, निर्देश फॉलो नहीं करे, तो तीसरा निर्देश हो गया। फिर किसने फॉलो नहीं करे? कल्पना ने फॉलो नहीं करे, तो चौथा कल्पना हो गया। फिर कल्पना को क्या हो गई? बीमार हो गई, डेट इज रोग, पांचवा हो गया। छठवां, जब बीमार हो गई तो हमने प्लानिंग करी, योजना करी, छठवां हो गया। सातवां, प्लानिंग किसकी करी? खाने पीने करी कि तुमको ऐसा खाना है, जूस पीना है, दूध पीना है और थोड़ा क्या कहते हैं ऐसे ऐसे खाना पीना है और ये चीजें नहीं खानी है, ये खानी है, डेट इज अन्नपान। लास्ट में संग्रह है। तो आपको ये नाम याद हो गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बोल रहा था कुछ सारी बातें ऐसी आई हैं, तिरी तिरी करके, त्रिदंड, त्रिस्कंद, त्रिमूल, त्रिस्थूण, तो त्रि क्या है सर? मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तो चलिए कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, आपको मैं सारी बातें एक जगह बता देता हूँ। देखिए काफी अच्छे राइटिंग में लिखने की मैंने कोशिश करी, आपके लिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पहला आता है त्रिदंड। क्या आता है? त्रिदंड। त्रिदंड के अंदर क्या आता है? शरीर आता है आपका, शरीर के अलावा आत्मा आता है और मन आता है। ठीक है, कौन कौन से आ गए? शरीर आ गया, आत्मा आ गया, मन आ गया। फिर दूसरा कौन सा है? त्रिसूत्र। त्रिसूत्र क्या होते हैं? हेतु, लिंग, औषध।
तीसरा क्या है, त्रिवर्ग। त्रिवर्ग क्या है, धर्म है, अर्थ है, काम है। चौथा क्या है, त्रिस्थूल है यानी बात है, पित्त है, कफ है। फिफ्थ क्या है, त्रिउपस्तंभ है, इसमें क्या है, आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचर्या है। छठवां क्या है आपका, त्रिस्कंद है। ठीक है, त्रिस्कंद को स्कंद त्रय भी बोलते हैं। इसमें हेतु है, दोष है, द्रव्य है। सर मुझे इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इन सबके बारे में। देखिए, शरीर के बारे में आपको पता ही है, जो आपका पंचभौतिक रचना है, दैट इज शरीर। आत्मा आपको पता ही है, जो शरीर के अंदर वास करती है। आत्मा दो प्रकार की है, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा क्या है, परमात्मा, जो सबका परम है यानी मालिक है, यानी जो सबका लीडर है, एक है, डेट इज परमात्मा, जिसको भगवान नाम से बोलते हैं। दूसरा जीवात्मा, जो प्रत्येक व्यक्ति में एवरी पीपल वेरी करती है, डिफरेंट है, डेट इज जीवात्मा। मन क्या होता है, जो क्या कहते हैं, जिस जो अचेतन होता है लेकिन क्रियावान होता है। चीजों को आपने एक श्लोक सुना होगा, आत्म इंद्रिय मनोअर्थाना सन्निकर्षात् प्रवर्तते, व्यक्ति तदात्म या बुद्धि प्रत्यक्षा निरुष्यते। यानी अगर आपकी इंद्रियां ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है, इंद्रियों को अपने विषयों के साथ संयोग हो रहा है, लेकिन अगर आपका मन नहीं है, तो आपको विषय का ज्ञान नहीं होगा। यानी अगर आपकी इंद्रियां भी काम कर रही हैं, आपकी बुद्धि भी काम कर रही है, आपकी आत्मा भी काम कर रही है, लेकिन अगर आपका मन काम नहीं कर रहा, तो कोई ज्ञान नहीं हो सकता। यानी मन क्या होता है, मन के कारण ही आपको ज्ञान होता है। मन के कारण ही आपको ज्ञान होता है, इसलिए मन को क्या बोला गया, अति इंद्रिय बोला गया है, उभय इंद्रिय बोला गया है। मन एक है, मन एकत्वम अणुत्वम द्वय गुणा मनस स्मृता। मनु मन के दो गुण बताए गए हैं, अणु छोटा होता है, एकत्व एक होता है। अणु छोटा कैसे होता है, एक कैसे होता है, थोड़ा समझ देता हूँ मैं आपको एग्जांपल से। ये सब बातें चरक क्यों हो रही है, आपको लग रहा है पदार्थ क्यों पढ़ा रहे हैं, चरक में पदार्थ कहां से आ गई। आप यकीन मानिए, चरक जो है पदार्थ नहीं है, पदार्थ चरक है। चरक जो है पदार्थ का पार्ट नहीं है, पदार्थ चरक का पार्ट है। ठीक है, तो हम ध्यान करेंगे, जितने ज्यादा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा और धीरे डीप कंसेप्ट में आपको ले जाऊंगा। तो आज बेसिकली अपन बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सारी बेसिक बातें चल रही है, सारी कंसेप्ट की बातें चल रही है। आज कोई भी अपन किताब में तो अभी एक तरीके से एंटर भी नहीं करे, आज की क्लास सारी बेसिक समझने में ही निकल जाएगी। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और, क्या कहते हैं, लाइक मन के बारे में। ठीक है, तो देखिए मन क्या होता है। जैसे आप क्या हुआ, क्या कहते हैं, जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप में से कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग तो ध्यान लगा कर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग क्या कुछ सोच रहे होंगे, आज रात को आंटी खाने में क्या बनाएंगी, आज रात को मैस में क्या बनेगा खाने में, कल हमको कहाँ घूमने जाना है, मेरे बर्थडे पर क्या क्या गिफ्ट मिले मुझे मिलेंगे। यानी उनकी, यानी उनको बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ बॉडी एब्सेंस ऑफ माइंड, सेम वही कंडीशन है। यानी अगर आपका आत्मा, आपकी इंद्रियां, इंद्रियों के विषय सब कुछ प्रॉपर है, इंद्रियां, आत्मा, इंद्रियों के विषय सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन विषयों को ग्रहण करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको विषयों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप में से भी कुछ लोगों का ध्यान अगर इधर उधर होगा, तो मैं जो बात बोल रहा हूँ भले इनके कानों के अंदर जा रही है, लेकिन इस बात को वो दोबारा बोल नहीं पाएंगे, उनको याद नहीं रहेगी। क्यों, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ माइंड। उनका दिमाग, उनका मन यहाँ पर नहीं है। तो मन कितना अच्छी बात बताई गई है हमारे आयुर्वेद में, कि जब तक मन नहीं होगा, आप कुछ भी चीज समझ नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, नंबर 2 श्री सूत्र, हेतु क्या होता है। देखिए, हेतु मतलब होता है रीजन, कारण, द रीजन ड्यू टू विच अ डिसीज जनरेट्स। यानी वो कारण या वो निदान, हेतु को ही निदान बोलते हैं, हेतु को ही निदान बोलते हैं। ठीक है, अब जो हेतु है या निदान है, ये वो कारण है जिसके कारण व्याधि उत्पन्न हुई। जैसे मैंने बताया कि आपने रात में दही खा लिया, अगले दिन आपको जुकाम हो गया, राइनाइटिस हो गया, या कह सकते हैं आपको एक तरीके से हिक्कप हिचकी आने लग गई, तो वो क्या है, जो दही हुआ वो क्या हुआ, हेतु हुआ, निदान हुआ, कारण हुआ, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। तो हेतु क्या होता है, वो कारण होता है, वो जिसकी वजह से व्याधि उत्पन्न हुई। लिंग, सर लिंग क्या है। देखिए, लिंग का मतलब होता है लक्षण, सिम्टम्स। लिंग का मतलब क्या है, लक्षण या सिम्टम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको, अगर आप लोगों में से किसी ने अस्थमा पढ़ा होगा, अस्थमा, तो मैं आपको थोड़ा क्लिनिकल बता देता हूँ। देखिए, अस्थमा में 3 मेजर सिम्टम्स मिलती हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 3 मेजर सिम्टम्स मिलती हैं। पहला सिम्टम क्या मिलता है, वीजिंग। वीजिंग सुना होगा आपने अस्थमा के पेशेंट को, हम्म, 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 कुछ इस तरीके से उसकी सांसें चलती हैं, दैट इज वीजिंग। ठीक है, जितना क्लिनिकल होगा कोशिश करूंगा चरक के साथ मैं आपको बताऊं। तो वीजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको साउंड सुनाई, कुछ इस तरीके की अजीब अजीब सी आवाज उसके आती है, वीजिंग होती है। ठीक है, वीजिंग के अलावा क्या होती है उसमें, कफिंग होती है। तो अब ध्यान रखोगे, वीजिंग के अलावा कफिंग होती है,
दूसरा एक ब्रेथलेसनेस होता है। क्या होता है? ब्रेथलेसनेस। तो एक काम करते हैं, ब्रेथलेसनेस को बीच में लिख देते हैं, मैं भी बताऊंगा बीच में क्यों लिखा मैंने। तो वीजिंग होती है ब्रेथलेसनेस, यानी सांस फूलने लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ब्रेथलेसनेस। तीसरा कफ होता है, खांसी आती है। यानी पहला वीजिंग, जैसे अपने आपको आवाज बताई, कुछ इस तरीके से आवाज आती है। दूसरा ब्रेथलेसनेस, यानी उसकी सांस फूलती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। तीसरा कफ, खांसी आती है उसको। तो कैसे याद करोगे इसको? याद नहीं करना है इसको, WBC। जब भी अस्थमा की बात आएगी क्या बोलोगे? WBC। क्या बोलोगे? WBC। हिंट वर्ड आपको अस्थमा क्लियर। कोई भी आपसे अस्थमा की क्लिनिकल फीचर पूछा, क्या बोलोगे? WBC। W से वीजिंग, B से ब्रेथलेसनेस, C से कफिंग। तो आप आपको समझ में आया कि मैंने कफिंग को तीसरे नंबर पे क्यों डाला, दूसरे ब्रेथलेसनेस क्यों रखा? देखिए तरीका आपके हाथ में होता है, या तो आप चीजों को कठिन कर लो, कठिनाई में ले जाओ कि इसको कैसे याद करूंगा, 3 फीचर से मेजर, भूल जा रहा हूँ, या क्या करो, उसको प्रॉपरली अपने हिसाब से अरेंज कर लो और याद कर लो। ठीक है, तो कोशिश करूंगा ये बातें आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने आपको हेतु बता दिया, लिंग बता दिया, लिंग बता रहा था मैं आपको। तो देखिए अस्थमा, तो अस्थमा के वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, कफ, ये क्या है? एक तरीके से लिंग है, लक्षण है, सिम्टम्स है। औषध, मेडिकेशन। त्रिवर्ग धर्म आपको बताइए, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्तव्य है, काम करने की जिम्मेदारी, ड्यूटी है, टेस्ट धर्म। जैसे मैं बताया, अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई करें आप, ये आपका कर्तव्य है। अर्थ मतलब पैसा, रुपया, पैसा, जीने का साधन। जैसे मैंने बोला, किसी के लिए जीने का साधन क्या है? घर है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब अर्थ है, एक तरीके से साधन है। तीसरा काम मतलब प्लेजर, किसी भी चीज में मजा आने लगता है, काम, दैट इज प्लेजर। फोर्थ, त्रिस्थूण, इसमें क्या आता है? वात पित्त कफ, कुछ समझाने का नहीं है। त्रिउपस्तंभ, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, कुछ समझाने का नहीं है, डिटेल में बात करेंगे जब आएगा। त्रिस्कंध या स्कंध, हेतु, दोष, द्रव्य। हेतु की बात कर चुका हूँ, दोष की बात कर चुका हूँ, द्रव्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं आपको द्रव्य के बारे में बता देता हूँ। देखिए दो चीज होती है, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द्रव्य एंड द्रव? देखिए द्रव्य, द्रव्य में क्या आ जाता है? सॉलिड भी आ जाता है, लिक्विड भी आ जाता है, गैस भी आ जाता है। ठीक है, जबकि जो द्रव है इसमें ओनली लिक्विड। तो आपको ध्यान रखना है, जो द्रव है इसमें ओनली लिक्विड है, जबकि द्रव्य में लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है। द्रव्य में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, जबकि द्रव में ओनली लिक्विड है। यानी ऑल द्रव इज द्रव्य, बट बट ऑल द्रव्य आर नॉट, आर नॉट द्रव, आर नॉट द्रव। अब आपको ये बात समझ में आएगी, आप कह सकते हैं ऑल, ऑल लिक्विड्स आर सब्सटेंसेस, ऑल लिक्विड्स आर सब्सटेंसेस, बट ऑल सब्सटेंसेस आर नॉट लिक्विड। कितनी अच्छी बात है। तो अब आपको द्रव्य और द्रव में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी द्रव लिखेगा तो आप लिक्विड बोलेंगे, जब भी द्रव्य लिखेगा तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों बोलेंगे। देखिए याद करने का क्या तरीका, मैंने कैसे याद करा था कि द्रव्य, द्रव्य नाम थोड़ा लंबा है, 3 अक्षर है, तो 1 2 3। जबकि द्रव है, लिखने में छोटा है, तो उसमें एक ही आइटम आएगा। कुछ इस तरीके से मैंने याद करा है। थोड़ी सी बात, मेरा आपको कंसेप्ट बताने का मन और कर रहा है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और बताता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा सा और बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक नए पेज की तरफ ले चलता हूँ, जिसमें कंसेप्ट बताऊंगा थोड़ा सा। इनको डिलीट करने की जगह मैं आपको नीचे नए पेज में ले चलता हूँ, जिसमें अपन थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए इधर ही अपन कर देते हैं, खाली जगह पे बात। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वात प्रकोप के 3 कारण, थोड़े बेस बता दे रहा हूँ मैं आपको, इनमें ही लिखा रहने दूंगा, ये डिलीट नहीं करूंगा। वात प्रकोप के कारण, ठीक है, तो लिख देते हैं। पहला क्या कारण होता है आपको पता है? धातु क्षय। क्या कारण है? धातु क्षय। यानी कोई भी धातु का क्षय हो रहा है तो वात का प्रकोप होगा। रस का क्षय हो गया, वात का प्रकोप। रक्त का प्रकोप हो गया, वात का प्रकोप। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी धातु का क्षय होता है, यानी कि धातु की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो वात का प्रकोप होता है। नंबर 2, अग्निमांद, यानी कि अग्नि जब कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो भी आपको क्या हो सकता है? वात का प्रकोप होगा, अग्निमांद। थोड़ा स्पेस का दिक्कत है। चलिए, तो अपन ने क्या बोला? अग्निमांद।
ठीक है। तीसरा कारण क्या होता है? मार्ग अवरोध। क्या होता है? मार्ग अवरोध। तो उम्मीद आपको तीनों कारण पता होंगे। मार्ग अवरोध मतलब ब्लॉकेज, कहीं मार्ग आवरण बोल देते हैं, स्रोतस्व अवरोध भी बोल देते हैं, चैनल्स में ब्लॉकेज भी बोल देते हैं। यानी कभी भी चैनल से ब्लॉकेज होगा तो भी बात का प्रकोप होगा। अग्नि कम हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी तब भी बात का प्रकोप होगा। धातु का क्षय होगा तब भी बात का प्रकोप होगा। और थोड़े से कारण, एक बात और बता देता हूं मैं आपको। देखिए एक बात और बताऊंगा, सुबह की क्लास एंड करेंगे। आज पहला दिन तक क्लास छूट जाएगी। एक दो दिन में अपन क्लास की टाइमिंग धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। कोई भी चीज अपन को एक साथ नहीं बढ़ानी। आचार्य चरक ने बताया है कि पढ़ाई करना, ज्यादा बोलना, ज्यादा रास्ता चलना, ज्यादा हंसना, इन चीजों को एक साथ नहीं बढ़ाते, नहीं तो दिक्कत होती है। चलिए अपन जान लेते हैं थोड़ी सी बात और। तो देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको, कुछ ये दिया गया है यहाँ पर, देखिए। श्लोक स्थानन समुदिष्टम तंत्र से अस्य शीर्षवम। यानी श्लोक स्थान, श्लोक स्थान किसको बोला गया? सूत्र स्थान को। तो ये स्थान है, इसको सूत्र स्थान के लिए बोला गया है। और दूसरा सिर शुभम, यानी ये क्या है? शुभ है और सिर है। सिर किसका है? चरक संहिता का, तंत्र का सिर है। यानी कि हमारा चरक संहिता या अग्निवेश तंत्र है, इसका सिर कौन है? चरक संहिता। सबको ध्यान रख, सूत्र क्या सिर है इसका? सूत्र स्थान। यानी ये जो चरक संहिता है या अग्निवेश तंत्र जिसको बोला गया, इसका सिर क्या है या इसका मेन आइटम क्या है? सूत्र स्थान। तो देखिए आज हमने थोड़ी कम बात करी, इसके आगे बात अपन कल करेंगे। आइए चैट सेक्शन। सबको यहां तक का क्लियर है? सब बच्चे मुझे बताएंगे कि आपको यहां तक का क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर है आपका? मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, किसी को डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बॉस चरक संहिता की कोई इंग्लिश की बुक बता देते। देखिए आप आर के शर्मा यूज कर सकते हैं। आर के शर्मा अच्छी किताब है, आर के शर्मा। आर के शर्मा, पीवी तिवारी, इन दोनों में से कोई भी यूज कर लेना आप। कोई भी, लेकिन अगर आपको एक सिलेक्ट करनी है तो आप आर के शर्मा सिलेक्ट करेंगे, गोविंद आर के शर्मा। ठीक है। कुछ और पूछना है किसी को? आज की क्लास समझ में आई? बातें याद हो रही हैं आप सब लोगों को? क्या कहते हैं, कितने चतुष्क होते हैं, कितने स्कंद होते हैं, या त्रिस्थूड़ क्या है, या फिर कैसे कैसे चतुष्क के अंदर चैप्टर्स का डिवाइडेशन किया गया है? कोई भी आप में से बता देगा? किसी से अगर मैं चतुष्क के नाम पूछूं तो कोई है जिसको अभी याद हो गए हो चतुष्क के नाम? यस सर। कितने लोगों को याद हो गए? इमरान को याद हो गए, हनी को याद हो गए, और सबको याद नहीं है क्या? यस चलिए सर। गायत्री को भी याद हो गए। देखिए Yes, आप sir. सब Yes, लोग धीरे sir. धीरे याद करिए।